हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? आखिर हमें समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इसकी पहचान होगी, किस तरीके से, क्या हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी, किस तरीके की वर्ब आएगी, इन सभी चीजों के बारे में आज हम सीखने जाएंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि एक कोई ऐसा एक्शन जो आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में आपने कंप्लीट कर लिया है उस टाइम के पहले, उस चीज को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। जब भी कभी आप फ्यूचर टाइम में कोई काम कर चुके होंगे। अगर आपने कहा सर फ्यूचर टाइम में कोई काम कर चुके होंगे, मतलब आपको जो टाइम दिया गया था, मतलब आपको एक टाइम दिया गया था कि आपको इस टाइम तक ये चीज करनी है, आप उससे पहले, मतलब आप जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि आपको टेंस जो है याद करके आना है। मैंने आपको कुछ टाइम दे दिया, जैसे आज क्या है, सैटरडे है, तो मैंने आपको कहा कि आपको नेक्स्ट सैटरडे तक आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर में मैंने जितना कुछ कराया वो सारा याद करके आना है। अब आपने क्या किया कि आपको जो टाइम दिया गया था, मतलब आपको नेक्स्ट सैटरडे का टाइम दिया गया, नेक्स्ट सैटरडे से पहले आपने सारा कुछ याद कर लिया। मतलब जो काम आपका फ्यूचर में पूरा, मतलब गिवन टाइम तक कंप्लीट होना था, आप उस टाइम से पहले उस काम को कर चुके होंगे। तो उस चीज को बताने के लिए हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे सर कि फ्यूचर टेंस है, क्या इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और क्या इसमें वर्ब आएगी। तो चलिए लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें लिखेंगे आगे इसकी पहचान जो है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इसकी जो पहचान होती है। पहचान इसकी बड़ी आसान सी है, जैसे हमने अभी पास्ट में प्रेजेंट में पढ़ा था कि वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका चुकी आता है। वाक्य के अंत में कुछ शब्द आएंगे, जैसे कैसे शब्द आएगा, जैसे चुका होगा। देखो फ्यूचर है तो होगा आ गया, अगर चुका था, चुकी थे, पास्ट था, पास्ट परफेक्ट था, चुका था, चुकी थे। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था चुके हैं, चुका है, चुके होऊंगा, चुका हूं, ऐसे शब्द यूज किए। तो बस कुछ नहीं, चुका चुका सब कुछ होता है, बस फ्यूचर के हिसाब से शब्द चेंज आ जाते हैं। तो क्या लिखा मैंने, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुका होऊंगा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। चलिए भाई, ये शब्द आएंगे अगर किसी सेंटेंस के वाक्य के अंत में हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सर दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए तो अब समझते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। तो लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे क्या, कॉन्सेप्ट। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला नंबर कॉन्सेप्ट है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें। तो लिखिए वी विल यूज, वी विल यूज, हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज शैल हैव, वी विल यूज शैल हैव। शैल हैव को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है जिससे कि आप समझ जाएं कि इस हेल्पिंग वर्ब। वी विल यूज शैल हैव विथ आई एंड वी, विथ आई एंड वी। आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए भाई, आई और वी के साथ, 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 शैल हैव के साथ, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या करेंगे? यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्या कहें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, बताइए भाई।
आप लोग बता सकते कि नहीं? तो लिखेंगे वी विल यूज, क्या लिखेंगे? वी विल यूज, विल हैव, क्या लिखेंगे? विल हैव, किसके साथ यूज करेंगे विल हैव? विल हैव विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, विल हैव विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, with remaining subjects, with remaining subjects, उनके साथ हम क्या करते हैं? बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम will have हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हिंदी में लिखेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ will have हेल्पिंग वर्ब, will have हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे भाई? will have यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है वी विल यूज, वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लिखा मैंने? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप लिख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए V3। वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ, वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ब्रैकेट में लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ब का, वर्ब का, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सब लिए भाई, समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब बात करते हैं हम फॉर्मेट फॉर। चलिए पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने ये इतना सारा कुछ लिखा है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा, अगर एक हिंदी में सेंटेंस दिया होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो मैंने पहचान में लिखाया है, क्या लिखाया है? कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा आदि शब्द आते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? इसमें एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है। चुकी होगी एक शब्द है, ए आता है, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो हमें इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आई, इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट लिखे। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा वी विल यूज शैल हैव विथ आई एंड बी, आई और वी के साथ, मतलब कि फ्यूचर टेंस में हम किस कभी फ्यूचर टेंस में हमेशा आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम विल भी यूज करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ V3 यूज करेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। क्या बात करते हैं? फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस टेंस का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो हमने हेडिंग लिखी फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इन अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो है क्या फॉर्मेट रहने वाला है। चलिए भाई तो समझते हैं कि इसमें हमारा क्या फॉर्मेट बनता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई।
अगर आपने टेंस को थोड़ा भी ध्यान से या सीरियसली पढ़ा है तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट रहेगा। आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? अगर बता सकते हैं तो अच्छी बात। चलिए भाई थोड़ा यहाँ देखिए इतने में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो है सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? आप सभी जानते हैं सर, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो विल, और देन इसके बाद हमारा क्या है? विल या शैल में से कुछ एक आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा इसके बाद जो आती है वो हमें एक वर्ब ऐड करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं हैव। हैव के बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उसे लिखेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा वह स्कूल जा चुका होगा, हमने लिखा वह स्कूल जा चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिखा वे खाना खा चुके होंगे। वे खाना खा चुके होंगे। हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें सेंटेंस को पढ़कर, रीड कर, उसे देखकर ये बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है। पहला काम हमारा यही है। तो हमने सेंटेंस को पढ़ा वह स्कूल जा चुका होगा। इसमें देखिए लिखा है चुका होगा, तो हमारे माइंड में इमीडिएटली एक्सेस होना चाहिए कि सर दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसा सेंटेंस है? तो हमने देखा सर इसमें कहीं भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं की गई। दैट्स व्हाई दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही आप ये बात समझते हैं आपके माइंड में इस फॉर्मेट का आना जायज होना है। अगर आपके माइंड में इस टेंस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये फॉर्मेट आपके माइंड में रिकॉल होता है, आप एक्सेस कर पाते हैं कि हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाना है। दैट्स वाई आप इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसका टेंस बना पाएंगे। चलिए तो अब हम बात समझ में आ गई सर हमें इस फॉर्मेट के बेसिस पे सेंटेंस को बनाना है। तो हमें सबसे पहले, अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें क्या पता करना जरूरी है? सब्जेक्ट पता करना जरूरी है, तभी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में बताइए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमने लिखा वह स्कूल जा चुका होगा। हमने कौन से क्वेश्चन पूछा? कौन स्कूल जा चुका होगा? आपने जवाब दिया सर वह जो है स्कूल जा चुका होगा। तो सब्जेक्ट जो आया, कौन सी जो क्वेश्चन पूछने पे जो जवाब आया वही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब लड़का है या लड़की? अगर आ आता है तो लड़का होता है, ई आता है तो लड़की होती है। तो हमारा यहाँ क्या आया? आया तो क्या है? लड़का। ही लड़के के लिए ही लिखते हैं। अब देखो भाई ही आया, हमने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी। तो हमने बताया कि आई और बी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव यूज करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सभी के साथ हम विल हैव यूज करेंगे। तो ही के साथ क्या आएगा? विल, और फिर इसके बाद क्या आएगा? हैव। विल हैव, ही विल हैव। देखो जा मीन्स होता है, देखो चुका होगा ये टेंस की पहचान बताने के लिए शब्द है, लेकिन इनसे पहले जो लिखा है वे वर्ब है। जाना हमारी वर्ब है। गो मीन्स होता है जाना। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। तो हमने लिखा गॉन। ही विल हैव गॉन। कहाँ जा चुका है? स्कूल। भाई आप कहीं से चलिए, कहीं आपकी डेस्टिनेशन थी, उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? टू प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए कि नहीं? तो हमने लिखा गॉन टू। कहाँ पहुंच चुका है? स्कूल। और हमने लिख दिया स्कूल, और फाइनली क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। बताइए भाई इस सेंटेंस को बनाने में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या है? नहीं है ना? बना पाएंगे। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। जिसको जो, अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से समझिए। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले सेंटेंस को देखा
हमें लिखा चुके हैंगे, चुका होगा लिखा हुआ है, हम समझ जाएंगे सर दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है भाई ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए भाई हमें पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को बनाना है। तो अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हमें बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। आपने कहा सर वे सब्जेक्ट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन खाना खा चुके होंगे, तो आपने कहा वे खाना खा चुके होंगे, तो वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वे का मीनिंग क्या होता है, वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। क्या कहते हैं, दे। आई और वी के साथ हम सिर्फ और सिर्फ शेल हैव यूज करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब और हैव इसके साथ आएगा, तो क्या हो गया, विल हैव। देखो चुका चुकी होंगे ये फ्यूचर टेंस को बता रहे हैं, लेकिन ये खाना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। ईट मीन्स होता है खाना, ईट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा ईटन। क्या होता है, ईटन। और खाना मीन्स फूड होता है, फूड लिख देंगे, दे विल हैव ईटन फूड। और हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना जरूर याद रखें, तभी जाकर वो क्या है, अच्छा लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो चुका है। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो जरूर बताएं भाई। थोड़ा अब और सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा क्या लिखा भाई, हमने लिखा दे विल हैव डू या डन, दे विल हैव डू या डन देयर वर्क। क्या लिखा भाई, देयर वर्क। तो बताइए कि हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है। नेक्स्ट जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा, वे वहां पहुंच चुके होंगे, वे वहां पहुंच चुके होंगे। तो बताइए आप लोग उस हिंदी मीडियम वाले उसका आंसर बताएं, इंग्लिश मीडियम वाले इसका आंसर बताएं। तो देखा हमने कि ये दे हमारा सब्जेक्ट था, क्या था भाई, सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव हमारा जो आया है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या डू वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यस सर, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। नेक्स्ट जैसे मैं अगर बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो आप लोग बताइएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैंने लिखा वी शैल डैश डन अवर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि भाई यहाँ क्या आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने लिखा आई शैल हैव डैश पेंटेड द टेबल। फिल इन द ब्लैंक्स दोनों बताएंगे भाई जब तक आप लोग यहाँ समझिए। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, वे वहां पहुंच चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, दे के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, दे विल हैव। क्या कर चुके होंगे, पहुंच मीन्स होता है रीच्ड मीन्स होता है पहुंचना, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, क्या होता है थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED। दे विल हैव रीच्ड कहाँ, देयर, वहां पहुंच चुके होंगे, तो वहां को क्या लिखते हैं, देयर, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या आप लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने लिखा हम वहां पहुंच चुके होंगे, हम वहां पहुंच चुके होंगे, हम वहां पहुंच चुके होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, वी शैल हैव रीच्ड
सिमिलरली बस सब्जेक्ट चेंज किया मैंने, कुछ नहीं। वी शैल हैव रीच्ड देयर, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। चलिए भाई थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। हमने लिखा वी शैल डन अवर प्रोजेक्ट, तो देखियो भाई यहाँ सेल है और इसके बाद डन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म आई है और यहाँ शेल है, और तो हमें समझ में आना चाहिए वर्ब के साथ इसके साथ थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ है। अगर हमसे यहाँ एरर पूछा जाता तो हम सोच सकते थे कि शेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अब यहाँ थर्ड फॉर्म लिखी है तो आपको समझना है कि यहाँ परफेक्ट टेंस ही आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा। तो आपको सोचना है यहाँ शेल है तो शेल के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, और शेल हैव आता है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए था? हैव आता है। तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव डन अवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखा है आई शैल हैव, देखो जैसे यहाँ लिखा आई शैल हैव, अब आप समझ गए कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब यहाँ आपके सामने वर्ब है पेंट। क्या वर्ब है? पेंट। पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पेंटेड। तो आप यहाँ क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म फिल कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दे हैव पेंटेड द टेबल। द टेबल, ये हमारा क्या हो जाए? आंसर। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल्स यानी कि सेंटेंसेस बनाते हैं। एरर्स ऐसे पूछी जाती है। क्या आप कर पाएंगे? चलिए वेरी गुड, कर पाएंगे तो अच्छी बात है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर मूव ऑन करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट फॉर नेगेटिव फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए भाई ये हमारा क्या बन गया? टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग बन चुकी है। इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या विषय वस्तु है इसकी। तो नेगेटिव में हमारा जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है? देखिए भाई यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी विल और शैल। इसके बाद हम यहाँ यूज करते हैं नॉट। नॉट के बाद हमारा आता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और लास्ट में आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्या रहता है? फॉर्मेट रहता है। चलिए भाई बात करते हैं एग्जांपल्स की ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट। तो हमने लिखा, क्या लिखा? वह ऑफिस नहीं पहुंचा होगा। वह ऑफिस नहीं पहुंच चुका होगा। वह ऑफिस अभी नहीं पहुंच चुका होगा, मतलब अभी नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? नेगेटिव फॉर्मेट है तो सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए वह है, ही लिखा है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल हैव आता है। लेकिन हमें नेगेटिव वर्ड आया नहीं, तो विल के बाद नॉट यूज करना है। अगर हम ऐसे लिखेंगे विल हैव नॉट तो ये रॉन्ग माना जाता है। क्या होता है? हैव नॉट नहीं होता है, हैव ऑलरेडी वर्ब है, इसलिए हमेशा वर्ब के से पहले नॉट आता है। वर्ब हमेशा बाद में आती है, मेन वर्ब जो है वो हमेशा बाद में आती है। तो ही विल नॉट हैव, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड। तो हमने लिखा ही विल नॉट हैव रीच्ड, कहाँ? रीच्ड ऑफिस। और हमारा नेक्स्ट में लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत समस्या? कर पाओगे कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिखा वे अब तक स्कूल नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे भी आ सकता है पहुंचे होंगे या चुके होंगे, तो आपको समझ जाना है कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ये है। तो हमें अब इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मेट फॉलो करना है। तो क्या लिखा? वे के लिए हम क्या लिखेंगे?
दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, है। तो विल नॉट हैव लिखना है। अगर हम क्या लिखेंगे, विल हैव नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, अगर आप विल हैव नॉट लिखते हैं तो यह है गलत है। इसको ऐसे लिख के यहाँ पे क्रॉस लगा लो, ये क्या है भाई, ये टोटली रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। समझ में ये बात, ऐसा नहीं लिखना है आपको, याद रखिएगा। पेपर में ऐसी मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं, वो यही सोचते हैं, पेपर में ऐसा एरर भी आता है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन बहुत जल्दी दिया जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि विल हैव आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो हम भी देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगी, उसके बाद नॉट आएगा, तो हम इसी को सही मान लेते, दिस इज रॉन्ग। विल हैव से पहले विल के बाद नॉट आता है और हैव से पहले नॉट आता है, हैव के बाद नॉट नहीं आता, याद रखिएगा। तो ये एरर बहुत ही ऐसा एरर है जो आप ना चाहते हुए भी कर देते हैं। तो दे विल नॉट हैव, कहाँ पहुंचे होंगे, तो पहुंचने के लिए क्या लिखेंगे, रीच्ड लिखेंगे। तो दे विल नॉट हैव रीच्ड, रीच्ड टू स्कूल, रीच्ड स्कूल, रीच्ड स्कूल तक के लिए लिखेंगे वाई, और अब के लिए लिखेंगे नाउ, वाई नाउ। और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा, अब थोड़ा बताइएगा आप लोग, हमने लिखा यहाँ पे वी शैल हैव नॉट स्लैश शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव completed, we shall have not completed। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं भाई ये, ठीक है, क्योंकि आगे लिखना है हमें। will not have completed our class work। डट जा खांसी। चलिए बताइए भाई कि हमारा यहाँ क्या आंसर रहने वाला है। ऐसी खांसी आती है तो जो बूढ़े बब्बा नहीं होते ना, उनकी जैसी फीलिंग आ जाती है कि बूढ़े बब्बा खांसते रहते हैं ऐसे। चलिए भाई अपना क्वेश्चंस करते हैं। आपको बताना है इन दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट सही रहने वाला है, तो बताइए क्या सही रहने वाला है, जब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, all the students आपको बताना है यहाँ will या shall आएगा, will या shall have not participate या participated in the competition, in the competition। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, बताइए तो क्या आंसर होने वाला है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमने लिखा वी शैल हैव नॉट या शैल नॉट हैव, इन दोनों में से किस तरीके का सही फॉर्मेट बनेगा बताइए। कंप्लीटेड अवर क्लास वर्क, तो देखिए भाई हमने अभी आपको बताया था, जैसा कि मैं पिछली सेंटेंस में भी बताया था कि हमेशा वी के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल हैव आएगी, लेकिन हमें जो नॉट आता है तो नॉट जो है वो हैव से पहले आता है। क्या इसमें शैल हैव, ओहो शैल हैव के बाद नॉट लिखा, क्या नॉट ऐसा आना चाहिए था, नहीं ना, तो ये गलत हो गया कि नहीं वाला पार्ट, आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आओ,
क्या लिखा, सेल नॉट हैव, ये ओ बना है भाई, थोड़ा समझ लीजिएगा, क्या बना है, ओ फॉर ऑरेंज, क्या लिखा, नॉट, शैल नॉट हैव, दिस इज द राइट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब शैल है एक्चुअली वर्ब है ना, इसलिए नॉट यहाँ आ गया, बिल्कुल सही, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सब कुछ कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखा हमने ऑल द स्टूडेंट्स, ओके दिस इज द प्लूरल फॉर्म, बट हमारे इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स पूछी गई है, विल आएगा कि शैल आएगा, चलो बताते हैं। फिर लिखा है हैव नॉट पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेटेड, आपको बताना है इन दोनों में से क्या रहने वाला है इन द कॉम्पिटिशन, तो बताइए ऑल द स्टूडेंट्स विल या शैल। आपने सुना होगा कि हम सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे बिल को प्रेफरेंस देंगे, ऐसी बात नहीं कि हम इसके साथ शैल यूज नहीं करेंगे। जब हम मॉडल्स टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम शैल भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ऑल द स्टूडेंट्स विल या शैल हैव, तो आप यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो देंगे हम, यहाँ लिखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो देंगे हम, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे विल को, तो हमारा ये आंसर सही। अगर बिल नहीं होता तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी देते, सेकंड नंबर पे हमारा सही आंसर होता शैल, तो यहाँ हम बिल को प्रायोरिटी देंगे, बिल इज द राइट आंसर, शैल यहाँ गलत हो जाएगा। चलिए भाई लिखा है, इतना हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से एरर बनेगा। नेक्स्ट शैल हैव या नॉट, नॉट के बाद क्या आना चाहिए था, पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेटेड आना चाहिए था, तो देखो यहाँ शैल हैव लिखा है तो इसके साथ वर्ब की, ओहो ओहो भाई, ये तो मुझे ही बन गया। देखो भाई, क्या आप थोड़ा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये देखिए, क्या ये सेंटेंस में कुछ सब कुछ सही है, कुछ और भी मिस्टेक है, बता सकते हैं क्या मिस्टेक है, हैं? चलिए बताइए भाई, बहुत बढ़िया मिस्टेक है, हाँ, और मैं उस मिस्टेक के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। देखो भाई, हमने भी यहाँ पे वो मिस्टेक कर दी जिस मिस्टेक के लिए हम आपको रोक रहे थे, क्या कि हमेशा हैव से पहले नॉट आएगा, और यहाँ देखिए हमने खुद एज अ टीचर, हम जब पढ़ा रहे हैं हम फिर भी मिस्टेक कर रहे हैं, हैव के बाद क्या लिखा, नॉट, ये हमने मिस्टेक से नहीं लिखा था बाबू भैया, ये हमने इसलिए लिखा था कि हम आपको जो चीजें यहाँ समझा रहे हैं, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, सर आपने हैव के बाद नॉट लिखा है, नॉट तो पहले आना चाहिए था, दिस इज योर टेस्ट। हमने बताया जरूर अपनी मिस्टेक के माध्यम से है कि हमने देखो गलती कर दी, इसलिए बताया कि आपको भी बताना चाह रहे थे हम कि अगर हम जल्दबाजी में कभी कभी क्या करते हैं, हम एरर्स जल्दी ढूंढ रहे होते हैं, अकबकाहट के साथ जब कुछ चीज को जल्दी से करते हैं तो हम इन चीजों पे हमारा फोकस नहीं जाता, एग्जैक्टली हम इस पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं। तो हमें याद रखना है, विल और शैल के बाद अगर हम कहते एरर जो था वो इस पूरे पार्ट में था, तो यहाँ नॉट पहले आना चाहिए था, है बाद में आना चाहिए था, तो इसको भाई थोड़ा सही कर लेते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा तो अच्छी बात, अगर आप ऐसा देख लेते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, सर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, नॉट है। अब बताइए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, पार्टिसिपेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पार्टिसिपेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पार्टिसिपेट सर हैव आया है, विल शैल हैव आ रहा है, तो यहाँ हमारी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पार्टिसिपेट गलत हो जाएगा, पार्टिसिपेटेड इज द राइट आंसर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ अवर आंसर। समझ में आई बात, यू कैन अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन, ऐसा नो, जल्दी टेल मी, बताइए भाई सब कुछ क्लियर है कि नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो एक आध दो हिंदी के एग्जांपल्स और समझ लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करी हमने, जैसे हमने लिखा अमृता अमृता फोटो, अमृता फोटो, एडिट को क्या कहते हैं हिंदी में, एडिट को क्या बोलेंगे, एडिट को एडिट ही लिख लीजिए, अमृता फोटो एडिट, एडिट मतलब संशोधित, एडिट का मतलब संशोधन होता है, अमृता फोटो एडिट नहीं कर चुकी होगी, नहीं कर चुकी होगी, ये लिखा भाई हमने। तो चलिए बनाते हैं, जैसे हमने लिखा अमृता हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
अमृता, अमृता लिखा है, तो यहां हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे AMRA, अमृता विल फिर क्या आएगा नॉट हैव, एडिट का मतलब होता है संशोधित करना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडिटेड, तो अमृता विल नॉट हैव एडिटेड अ फोटो, और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या सेंटेंस को बनाने में, बना पाएंगे कि नहीं आप लोग, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सिक्स्थ एग्जांपल। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, थोड़ा आप एरर बताना है, फाइंड आउट द एरर। हमने लिखा यहाँ पे वी शैल नॉट हैव, वी शैल हैव नॉट हैव केम हियर। बताइए भाई इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। नेक्स्ट जैसे हमने लिखा आई शैल हैव नॉट, आई शैल हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। नेक्स्ट मैंने लिखा they will not have asked the questions, asked the questions। चलिए भाई ये तीन एग्जांपल्स लिखे, इन तीन एग्जांपल्स में कुछ ना कुछ एरर है, मतलब मिस्टेक है। आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है, ढूंढ के बताइए क्या आंसर होगा। आई शैल हैव नॉट गॉन टू ऑफिस, चलिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो लिखा है वी शैल नॉट हैव केम हियर। ओहो मिस्टेक, क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। चलिए देखते हैं, जिसको आंसर आ गया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखा है 6, तो 6 लिखेंगे, इसका जो आंसर है वो बताइए, मतलब पहली मिस्टेक बताइए कि क्या मिस्टेक है और उसकी जगह पे क्या आना चाहिए ये पूरा बताएं। तो लिखा है वी शैल नॉट हैव, देखो भाई शैल आया है, हैव आया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या केम वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं। कम केम कम, तो यहाँ केम में एरर है, ये हमारी मिस्टेक थी। केम की जगह क्या आना चाहिए था? कम आना चाहिए था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आई शैल हैव नॉट, शैल हैव नॉट, इसमें इतना पार्ट में एरर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? शैल के बाद नॉट आना चाहिए था, शैल नॉट हैव, क्या होना चाहिए था? शैल नॉट हैव, यहाँ पे हमारा सही पार्ट बनता। नेक्स्ट देखिए दे विल नॉट हैव, सही लिखा है। आस्क्ड द क्वेश्चंस, इसमें कोई एरर है क्या? नहीं है, तो हम इसे कह देंगे सर नो एरर। क्या है भाई ये? नो एरर है, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, एरर्स पूछे जाते हैं। क्या आप समझ कर पाएंगे, क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए तो फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आ जाएगा भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या फॉर्मेट होगा? देखो सब कुछ सेम रहेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी हमारी बस, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा जैसा कि हमारा अभी तक हम करते आए हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो फॉर्मेट की बात करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले जो है हमारा वो आएगा, हमें विल और शैल देखने को मिलेगा। विल और शैल के बाद हमारा यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद हैव यूज करेंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए भाई इस मदद समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। लिखा हमने क्या
बच्चे, क्या बच्चे खाना, क्या बच्चे खाना खा चुके होंगे, क्या बच्चे खाना खा चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमने लिखा क्या वह जा चुकी होगी, क्या वह जा चुकी होगी। चलिए करते हैं, सेंटेंस बनाएंगे। क्या लिखा, क्या बच्चे खाना, बच्चों के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा या शैल। आपने कहा सर विल आएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल। क्या है, चिल्ड्रन, विल चिल्ड्रन, नहीं तो लिखा नहीं कहीं, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे, हैव। तो लिखा विल चिल्ड्रन हैव, विल चिल्ड्रन हैव, क्या है, खा। खाना का मतलब होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमने लिखा क्या, विल चिल्ड्रन हैव ईटन फूड, विल चिल्ड्रन हैव ईटन फूड, क्या बच्चे खाना खा चुके होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या वह जा चुकी होगी, तो शी है, शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा, विल सी, नॉट नहीं है तो हैव आ जाएगा, हैव, विल शी हैव गॉन। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने लिखा शैल वी नॉट हैव, शैल वी नॉट हैव मेड फूड, मेड फूड बिफोर आई कम। तो देखिए भाई क्या लिखा हमने, शैल बी नॉट हैव मेड फूड बिफोर आई कम। तो ये आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो लास्ट में हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले ए बी एग्जाम्पल लिखेंगे, ये एग्जाम्पल करके लिखेंगे और ए बी एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा एरर्स की। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा शेल आई नॉट, अरे भाई ये कर रहे, शेल आई नॉट हैव shall I have settled या settle, shall I have not have settled there question mark। हमने लिखा shall I not have settled या settled there, तो वह क्या अभी वह क्या मैं वहाँ अभी सेटल, क्या मैं वहाँ सेटल्ड हो चुका हूँगा। तो देखो भाई सेटल्ड होता है थर्ड फॉर्म आएगी, सेटल नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत थी। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमने लिखा विल यू हैव नॉट, विल यू हैव नॉट won the race, क्या क्या वह रेस नहीं जीत चुका होगा। तो आपको यहाँ बताना है कि कोई इसमें मिस्टेक है या नहीं। तो विल आया, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हैव आया, ओ हैव के बाद नॉट आया, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ क्या ये मिस्टेक है हमारे पार्ट में, तो यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए था, नॉट हैव होना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारे एरर्स बनेंगे और इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आप बना पाओगे कि नहीं है भाई, बताइए, बना पा लेंगे, बना लेंगे ना। चलिए तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर
डबल इंटेरोगेटिव, फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके बारे में हमें अब बात करनी है। तो चलिए भाई बताइए क्या फॉर्मेट रहेगा, कुछ बता सकते हैं आप लोग? तो देखिए इस फॉर्मेट हमारा जो है क्या आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड आने के बाद जो है हमारा विल या शैल आएगा, क्या आएगा, विल या शैल आएगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद जो है हैव आएगी, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हमारा ये फॉर्मेट रहेगा इस तरीके से। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। लिखा हमने, क्या लिखा भाई, जैसे हमने लिखा वह भोपाल में कहाँ ठहर चुका होगा, क्या कहा, वह भोपाल में, वह भोपाल में कहाँ ठहर चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले क्या वह, मेरे आने से पहले क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हमें इसको बनाना है, तो पहले क्या वर्ड आया हमारे पास, कहाँ, तो कहाँ के लिए लिखेंगे वेयर, फिर किसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल, ही के अकॉर्डिंग, तो विल ही, नॉट नहीं है तो क्या आ जाएगा, हैव, ठहरना मीन्स स्टे, स्टे का थर्ड फॉर्म होता है स्टेट, वेयर, वेयर विल ही हैव स्टेट, कहाँ ठहर चुका है, भोपाल के अंदर, किसी चीज के अंदर है तो क्या प्रीपोजिशन यूज करें, इन द भोपाल, इन भोपाल, सिटी के नाम से पहले द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इन भोपाल में, और आखिरी में क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, मेरे आने से पहले क्या वह जा चुका होगा, तो देखिए मेरे आने से पहले, तो हमारा जो सेंटेंस पहले हम बनाएंगे वो इतना पार्ट का सेंटेंस पहले बनाया जाता है, तो लिखा है क्या वह जा चुका होगा, तो ये क्या बीच में आया है सेंटेंस की, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वर्ड, तो व्हाट विल, what will he, what will he have gone, have gone से पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, बिफोर, मेरे आने, तो मेरे के लिए लिखेंगे आई, और इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस यानी कि आई कम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से व्हाट विल ही हैव गॉन बिफोर आई कम, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पहुंचने के बाद, क्या लिखा मैंने, मेरे पहुंचने के बाद वे क्यों जा चुके होंगे, या ऐसे भी लिख सकते थे हम, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन जाता, मेरे पहुंचने के बाद क्यों वे जा चुके होंगे, इस तरीके से भी सेंटेंस। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हमें इसी तरीके से सेंटेंस को बनाना होता है। जस्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने लिखा वाई शैल या विल, वाई शैल या विल बी not have sold the car, तो बताइए यहाँ क्या आएगा,
बी के अकॉर्डिंग विल नहीं भाई, सेल होगा, सेल सही हो जाएगा, विल हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट विल यू नॉट हैव, टोल्ड या टेल्स मी। तो व्हाट विल यू नॉट हैव टोल्ड या टेल्स मी, तो हैव आया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 ये सही आएगा, ये टेल्स गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हमारा क्या बनेगा, करेक्ट फॉर्म बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। बना पाओगे कि नहीं? चलो भाई आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट करके लिखो भाई, कॉन्सेप्ट। जब भी इस तरीके के फॉर्मेट में सेंटेंस बनेंगे, से पहले या के बाद में, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमारा यहाँ पे बिफोर आएगा, और बिफोर के बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। कॉन्सेप्ट में आपको जो बता रहा था वो थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से लिख लीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा था कॉन्सेप्ट की, हम जब भी अभी जो हमने पास्ट डबल इंटरोगेटिव में जो सेंटेंसेस किए हैं उसमें जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। क्या रहता है कि हमारा जो है सबसे पहले यहाँ हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे बिफोर देखने को मिलेगा, और बिफोर के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पार्ट, दूसरा जो है वो इस तरीके से बनता है हमारा, जैसे सबसे पहले जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद जो है हमारा आफ्टर आता है, और आफ्टर के बाद हम वहाँ यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फॉर्मेट रहता है। चलिए भाई, ये फॉर्मेट के बारे में हम अभी एग्जांपल्स में भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट है हमारा, यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यूज नंबर फर्स्ट है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इट इज यूज्ड टू, it is used to indicate an action that will be completed, action that will be completed in future before the given टाइम। जो निर्धारित समय दिया गया था उस समय से पहले अगर आप फ्यूचर में कोई काम कर चुके हैं तो उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं अगले महीने की पहली तारीख को, एग्जाम्पल में मैंने लिखा मैं अगले
महीने की पहली तारीख को मैं अगले महीने की पहली तारीख को नया कार्यालय ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो ये लिखा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, देखिए मैं अगले महीने की पहली तारीख को नया कार्यालय, तो लिखा है आई शैल हैव joined the new office. I have joined the new office. मैं अगले महीने तक, क्या लिखा भाई मैंने, मैं अगले महीने की पहली तारीख तक नया कार्यालय, पहली तारीख तक लिखिए, तक नया कार्यालय ज्वाइन कर लूंगा, तक। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव ज्वाइंड द न्यू ऑफिस, तक के लिए लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑफ मंथ की पहली तारीख। तो यहाँ इस सेंस में हमने लिखा, ओहो क्या लिख दिया भाई, मंथ, MONTH, मंथ। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल भी आ जाएगा इसमें। पिताजी के आने से पहले वह सो चुका होगा, पिताजी के आने से पहले वह सो चुका होगा। तो क्या बनेगा, वह सो चुका होगा। तो हमने लिखा ही, क्या होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, सो चुका होगा। कब सो चुका होगा, बिफोर, से पहले के लिए लिखा बिफोर, फादर कम्स, सेंटेंस हो गया, बिफोर फादर कम्स। तो उसके बाद कॉमा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर फादर कम्स, कॉमा, he will have slept। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिखिए दे रहे हैं, और तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा मैंने मेरे जाने के बाद वह जा चुका होगा, या वह चला गया होगा। तो ये लिखा भाई मेरे जाने के बाद वह जा चुका होगा। तो हम पहले देखिए, जब भी ऐसा आएगा मेरे जाने के बाद वह जा चुका होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई, मेरे जाने में, आई गो, जब मेरे जाने के, आई गो आफ्टर, मैं चला गया, आफ्टर मेरे जाने के बाद, आफ्टर ही विल हैव गॉन, या आप आफ्टर ये वाला पार्ट पहले लिख दीजिए, क्या लिख देंगे इसे, आफ्टर he will have gone, after he will have gone,
कॉमा आई गो। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। समझ में आई? तो इस तरीके के सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। यूज नंबर 2, यूज नंबर 2, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद दीज वर्ड्स। क्या लिखेंगे? वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी यूज फ्यूचर perfect tense, we use future perfect tense with these words. Like these words कौन कौन से? Like why now, why then, ठीक है, by the time, by the first of month, by the first second of month, comma by the week, by the Monday, by Monday तक, by the week, तो हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं। इन शब्द के साथों में हम क्या करते हैं? इन शब्द के साथ हम वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए जैसे हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने लिखा he will have submitted his project by Monday। इसका मतलब हुआ वह मंडे तक अपना प्रोजेक्ट जो है जमा कर चुका होगा। तो इस समय तक टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है, कई समय तक हो जा चुका होगा। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। वाई मंडे लिखा था तो हमें यहाँ क्या यूज करना था? हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो हम यहाँ इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जैसे हमने लिखा we shall have lived the new house by the end of मंथ के अंत तक हम वहां अपने नए घर में रहने लगेंगे। बाय द मंथ। तो इस तरीके के सेंस में हम वहां क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अच्छी बात। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।